हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कबीरा एकेडमी। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की राजनीति विज्ञान यानी पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 7, क्षेत्रीय आकांक्षाएं यानी रीजनल एस्पिरेशन। इससे पहले हमने काफी कुछ पढ़ा। हमने देखा लोकतंत्र में, कल भी हमने देखा लोकतंत्र में किस तरह का संकट है। ठीक है, राजनीति किस प्रकार की है। इसी बीच हम देखेंगे कि जो रीजनल एरियाज थे उनके क्या एस्पिरेशन थे यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए, हमने पढ़ा चुनाव हुए, तो इस सब को लेकर के जो रीजनल एस्पिरेशंस थी, लोगों की आकांक्षाएं थी, क्षेत्र की आकांक्षाएं थी, विभिन्न प्रांतों की आकांक्षाएं थी, वो क्या रही। तो शॉर्ट में देखेंगे, हाइलाइट्स देखेंगे इसके। ठीक है, डिटेल में हम इसके क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका आप देखते हैं पहले की पॉइंट्स यानी हाइलाइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपके हैं प्रमुख बिंदु यानी विशेषताएं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के भारतीय दृष्टिकोण क्या था, यानी विविधता और लोकतंत्र एक साथ लेकर चलना था हमें। कि विविधता भी, जो हमारे यहाँ डाइवर्स कल्चर है, आप समझते हैं कैसा है। हमारे यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, ठीक है, लैंग्वेज यानी भाषा और कल्चर, जो संस्कृति है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो इन सबको एक माला में पिरोकर चलना, एक साथ रखना, ठीक है? डाइवर्सिटी है इतनी सारी, और फिर उसके बाद लोकतंत्र भी को भी कायम रखना। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, जिसको हमारे भारतीय दृष्टिकोण यानी हमारे जो उस वक़्त के नेता थे, उन्होंने कैसे सुलझाया, ठीक है? तो भारतीय दृष्टिकोण क्या था कि सभी का धर्म, जाति, भाषा सबको सम्मान दिया जाए, सबको एक साथ लेकर डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ा जाए। ओके, तो एक-एक करके हम इन पॉइंट्स को देखेंगे क्या-क्या भारतीय दृष्टिकोण, विविधता और लोकतंत्र। जम्मू और कश्मीर का मुद्दा आएगा, पंजाब संकट और क्या समाधान किया हमने वहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या हालात थे और द्रविड़ आंदोलन यानी दक्षिण भारत में क्या मूवमेंट्स यानी आंदोलन चल रहे थे। इस अध्याय से हमें कुछ सबक भी मिलेंगे, उन्हें देखेंगे कि क्या सबक मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट क्या है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है विविधता और लोकतंत्र को लेकर। तो पश्चिमी देशों के विपरीत भारत ने क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्र के लिए खतरा नहीं माना। यानी उन्होंने भारत ने ये नहीं समझा कि लोग अपनी-अपनी अगर पर्सनल जो पहचान है, उनकी आइडेंटिटी है, उसको अगर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रमुखता देते हैं, तो भारतीयता को उससे खतरा होगा। ठीक है, लोग भारत में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं था। क्या था? तो पश्चिमी देशों के विपरीत भारत ने क्षेत्रीय पहचान को राष्ट्र के लिए खतरा नहीं माना। भारत में माना गया कि लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान जैसे पंजाबी, बंगाली, तमिल और राष्ट्रीय पहचान जो कि सबकी एक है, क्या है? भारतीय है सब, दोनों को एक साथ रख सकते हैं। यानी आप क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय पहचान दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ये हमारा भारत का दृष्टिकोण था। नेक्स्ट देखेंगे लाइन हम, हेडिंग जम्मू और कश्मीर का मुद्दा। तो इसका बैकग्राउंड क्या था बच्चे, पृष्ठभूमि। आजादी के समय क्या था, राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। यानी स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र रहना है, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद वहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान वाले उस पर अटैक करने लगे जम्मू कश्मीर पे, कि इसे हमें पाकिस्तान में मिलाना है। तो पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद भारत के साथ विलय पत्र पर उसने हस्ताक्षर किए, क्योंकि भारत से फिर मदद मांगी, तो भारत के साथ विलय पत्र पर उसने हस्ताक्षर कर दिए। इसके अलावा ये तो अभी हमारे टाइम में ही हुआ है, आप देख सकते हैं धारा 370 को हटाया गया है, जिसमें कश्मीर को विशेष स्वायत्ता दी गई थी, जिसे अगस्त 2019 में हटा दिया गया था। ठीक है, अच्छा, जो बाहरी हस्तक्षेप था उसके विवाद के कारण क्या थे? उसके कारण थे बाहरी हस्तक्षेप, यानी पाकिस्तान जो बार बार इंटरफेयर वहां करता रहता था, वहां के लोगों को बरगलाता रहता था, वहां पर क्या है, उग्रवादी तैयार किए जाते थे, यानी अपने यहाँ से ट्रेन करके वहां घुसपैठ करके वहां अपने उग्रवादियों को वहां भेज देना, हमले करवाना, सीज फायर का उल्लंघन करना, आप ये सब जानते हैं क्योंकि अभी भी ये सब होता रहता है। आंतरिक अलगाववाद की भावना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर असंतोष, ये सब थे वहां विवाद के कारण। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप है बच्चे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कितना सारा है, ये कारगिल वाला एरिया है, पूरा लद्दाख है। अब जो आप देखते हैं पीओके, वहां पर कम से कम ये यहीं से आप देख सकते हैं पूरा इतना ये एरिया जो है यहाँ तक ऐसे लेंगे, तो ये किसका है, पाकिस्तान के कब्जे में है।
ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हम देखते हैं पंजाब संकट और उसका क्या समाधान था। पंजाब में क्या था, अकाली दल की मांगे थी, एक पार्टी थी अकाली दल, उसकी डिमांड्स थी क्या थी। 1970 के दशक में अकालियों ने अनंतपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से अधिक स्वायत्तता मांगी, यानी उन्हें थोड़ी और क्या चाहिए थी, इंडिपेंडेंस चाहिए थी थोड़ी सी, कि हम अपने फैसले खुद कर सके इस तरह से। तो थोड़ा सा क्या अनंतपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने और स्वायत्तता मांगी। उग्रवाद पंजाब में है, ठीक है, भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ, तो वहां पर उग्रवाद भी शुरू हुआ, और क्योंकि बॉर्डर पे है पंजाब, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया 1984 में। ये क्या था, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए जो सेना ने कार्यवाही की, उसके कारण सिख समुदाय में रोष फैल गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई। तो जो स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी घुस गए थे, वहां से उनको निकालने के लिए जब सेना की कार्रवाई की गई, तो इस सब से जो वहां सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ही क्या हुई, रोष में यानी गुस्से में आ गई कि हमारा ये धार्मिक स्थल है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई यानी कि सेना का ये सब और उग्रवादियों का ये सब नहीं होना चाहिए था। इसी वजह से उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या भी हुई थी। तो ये जो स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए सेना की कार्यवाही की गई थी, इसका क्या नाम रखा गया था बेटा इस ऑपरेशन का, ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपसे क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट था शांति का प्रयास। 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ, यानी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने और फिर वहां के जो दल के लीडर थे हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच समझौता हुआ। इसके बाद देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी पूर्वोत्तर भारत में क्या था। पूर्वोत्तर में 3 मुख्य मुद्दे रहे हैं। क्या था, एक तो स्वायत्तता की मांग, यानी वो आजाद रहना चाहते थे कि हमें नहीं मिलना है। दूसरा क्या था, वहां अलगाववादी आंदोलन होते रहते हैं, और तीसरा क्या था, बाहरी लोगों का विरोध। तो देखिए एक-एक करके लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में किस जगह ज़्यादा टेंशन थे? तो मिज़ोरम सबसे पहले। मिज़ोरम के अंदर लालटेंगा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, लेकिन 1986 में शांति समझौते के बाद मिज़ोरम का एक राज्य बना। मिज़ोरम हमारे इंडिया में मिल गया और एक राज्य बना और वहाँ शांति बहाल हो गई। ऐसे ही नागालैंड में अंगामी जापो फिजो के नेतृत्व में, वहाँ अंगामी जनजाति भी रहती है नागालैंड में, ठीक है। अंगामी जापो फिजो के नेतृत्व में ये उनके लीडर थे। नागालैंड ने भारत से अलग होने की मांग की थी, यानी हर कोई चाह रहा था कि हम अलग हो जाए, स्वायत्त रहें, आजाद रहें, इंडिया में ना, इंडिया का पार्ट ना रहे। लेकिन उनको फिर शांति समझौते या फिर सेना की कार्रवाई के थ्रू उन्हें तटस्थ रखा गया। असम आंदोलन को देखेंगे तो क्या था, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन थे एक आसू ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसका अंत 1985 के असम समझौते से हुआ। इसे असम अकॉर्ड भी कहते हैं। पूछा जाता है कई बार कि क्या था असम अकॉर्ड। तो 1971 में जब बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था पाकिस्तान से, इंडिया की सहायता से आजाद हुआ था, तो उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि आपको पता है बेटा विस्थापन तो होता है, कोई भी युद्ध हो, कोई भी कुछ भी हो, तो वहां से बहुत सारे बांग्लादेशी जो थे वो कहाँ आ गए थे, इंडिया के जो वहां से सीमा सटी हुई है जिन एरियाज के साथ, जिन स्टेट के साथ, वहां बांग्लादेशी आ गए थे। उन्हीं प्रवासियों के खिलाफ जो था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने, जो अब वो क्या थे, इलीगल थे, इलीगल जो बांग्लादेशी प्रवासी थे के खिलाफ आंदोलन चलाया, क्योंकि उनको था कि हम तो ऐसे ही इतना हमारा छोटा एरिया होता है, वहाँ पहाड़ी एरिया भी है, कि हम कैसे चलाते हैं, ऊपर से ये लोग इतना यहाँ आ गए हैं, जिसका अंत कब हुआ, असम अकॉर्ड से हुआ 1985 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला, द्रविड़ आंदोलन। तो द्रविड़ आंदोलन कहाँ चला था, दक्षिण भारत में। इसका नेतृत्व यानी लीडरशिप कौन कर रहे थे, ईवी रामास्वामी पेरियार ने इसका नेतृत्व किया। ईवी रामास्वामी, जिनका जो फेमस नेम है क्या है, पेरियार, ने इसका नेतृत्व किया। क्या ऑब्जेक्टिव था इनका उद्देश्य, ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध और उत्तर भारत के राजनीतिक व सांस्कृतिक दबदबे को चुनौती देना। यानी आप साउथ देखेंगे तो उस वक्त थोड़ा यहाँ से अभी भी दूर है, लेकिन अब कनेक्टिविटी अच्छी है। उस वक्त क्या था,
कि ब्राह्मणों का वर्चस्व था, यानी ब्राह्मणों का बोलबाला था, उनका प्रभुत्व था, उसका विरोध कर रहे थे साउथ वाले। और जो नॉर्थ इंडिया के राजनीतिक यानी कि सारा का सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नॉर्थ इंडिया में, आप भी जानते हैं। तो ये जो भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक दबदबा था, इसको चुनौती देने के लिए तो उन्होंने वहाँ आंदोलन चलाया। कोशिश यही रही होगी कि हम भी स्वायत्त हो जाएँ, ठीक है? परिणाम क्या निकला इसका? कि इस आंदोलन के कारण ही तमिलनाडु में क्षेत्रीय पार्टियों, कौन-कौन सी पार्टियाँ थी? डीएमके और एआईएडीएमके का उदय हुआ, इसी आंदोलन की वजह से। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में तीव्र आंदोलन हुए। यानी उन्हें लगता था कि हमारी क्षेत्रीय भाषा तो तमिल, मलयालम वगैरह ये है यहाँ पर, लेकिन हिंदी को हम पर थोपा जा रहा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया है। तो इसके विरोध में वहाँ पर क्या हो रहा था? बहुत ही तीव्र आंदोलन चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस अध्याय से हमें क्या सबक मिले? ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस अध्याय में क्या था कि जो रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, जो रीजनल डिमांड्स होती हैं, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ सभी लोगों को बोलने की, अपने विचारों को प्रकट करने की, अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है। इसलिए क्षेत्रीय मांगे जो थी वो लोकतंत्र का हिस्सा है। इन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं समझना चाहिए, पहली बात, ठीक है? तो यानी कि ऐसा नहीं कि ये राष्ट्र विरोधी थे, भई ऐसा नहीं करना चाहिए डिमांड्स, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, स्वायत्तता का भी अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय स्वायत्तता से नहीं, आपको राष्ट्र के साथ चलना है। दूसरा था कि बातचीत का महत्व, क्या सबक लिया हमने? कि बातचीत से भी मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं, उनको सुलझाया जा सकता है। यानी बल प्रयोग की बजाय लोकतांत्रिक बातचीत, नेगोशिएशंस से बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इस चैप्टर से ये सबक लिया हमने। और सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, मतलब कि सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर शेयरिंग यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो राज्य सरकारें हैं, उनको भी जो पावर है वो शेयर करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पावर शेयरिंग ही है, तभी तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो विषय हैं, कुछ कैसे हैं? जो लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट है, ठीक है? जो स्टेट लिस्ट है, और क्या है? समवर्ती, यानी कि आप कॉन्करेंट लिस्ट देखते हैं। तो राज्य सूची, यूनियन लिस्ट यानी कि जो संघ सूची है, ये सब बनाई गई है किस वजह से? इन पर सब्जेक्ट को बाँट दिया गया है कि किस सब्जेक्ट पर कौन डिसीजन ले सकता है या कौन कानून बना सकता है। तो ये क्या थी? पावर शेयरिंग, यानी क्षेत्रीय दलों को महत्व दे करके राष्ट्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। यानी कि उनको भी इम्पोर्टेंस दीजिए, जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, ठीक है? तो ये हमने देख लिए इस चैप्टर के सारे हाइलाइट्स। इसी अब हम इन चैप्टर्स के क्या क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी, ठीक है? तो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो बच्चे पहली बार आए हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।